तो हम बात कर रहे थे विटामिन बी 12 पे, जिसको मैंने गोल्ड बताया, बी 12। लेकिन एक और चीज है जो गोल्ड से महंगी होती है, वो है डायमंड। तो डायमंड अगर महंगा होता है गोल्ड के मुकाबले, तो सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर भी तो डायमंड होना चाहिए। बॉडी के जो अंदर जो डायमंड होता है ना, वो बी 17 होता है। बी 17, विटामिन बी 17। अगर विटामिन बी 17 आपकी बॉडी में है, तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर गोल्ड और डायमंड दोनों है। अगर गोल्ड और डायमंड दोनों है, तो मतलब आपकी बॉडी में बहुत कुछ है जो आपको आगे बहुत हाई लेवल पर इम्यून सिस्टम से भी बचा, मतलब ऑटो इम्यून कैटेगरी होने से भी बचाएगी, और फ्यूचर में आने वाले बीमारियों से भी बचाएगी। क्लियर हुआ ये बात, या कुछ कंफ्यूजन लगा इसमें? कंफ्यूजन लगा तो पूछिए। सर B17 का क्या नाम है? जैसे B12, B6 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, तो B17 को कुछ बोलते हैं क्या? बी 17 को कुछ बोलते हैं, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन बी 17 को क्या बोलते हैं ये चीज मैं भी अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली बी 17 को बहुत जगह पे नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे सर ने पढ़ाया था, इसलिए ये बातें हैं, और ये बहुत हिडन चीजें हैं कि बी 17 को क्या बोलते हैं। सर इसमें लेकिन हम सर कुछ सर अपना आज ओपिनियन दे सकते पहली हैं सर। बार ही सुना। बताता हूँ, 1 मिनट बता रहा हूँ। कौन से फूड से मिलता है B17? विटामिन बी 17 को लेट्राइल बोलते हैं। लेट्राइल। B17 को। हाँ। और ये जो सर विटामिन बी 17 है ना, ये अगर आपकी बॉडी में है, तो सिंपल सी एक बात कर बता दूं, ये आपकी बॉडी में कैंसर नहीं होने देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। विटामिन बी 17 अगर है आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी में कैंसर नहीं होने देगा, क्योंकि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के साथ होता है। अब आप पूछेंगे कि ये मिलेगा कहाँ, इसको लेंगे कैसे, क्योंकि कैंसर का नाम सुन के तो सबके मन में डर आ जाता है ना, कि कैंसर अगर हो गया तो कितने लोग मर जाते हैं, ऐसा वैसा ये वो सब आ जाता है आपके मन में। तो आप भी चाहेंगे कि मुझे भी नहीं हो, ये सबसे पहले तो हम सेल्फिश अपने लिए होते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो सिंपल सी बात यही है कि जो भी फल के सीड होते हैं, बीज होते हैं, फल के सीड में वो चीजें होती है। सर एप्पल के में होगा क्या? होता है। सर तो सर हमारे को पंपकिन भी सीड और ऐसे ऐसे सीड्स। बता रहा हूँ, पहले सुन लो आप लोग, फिर अनम्यूट करना, फिर जवाब दूंगा। एक साथ बोलते हैं ना तो मतलब इको होता है, तो एक की बात सुन पाता हूँ, दूसरे की बात सुन भी नहीं पाता। तो जो सीड्स में बीज होते हैं ना, वो सीड्स के बीज हर फल के लिए सही नहीं होते। हर फल के लिए वो बीज नहीं सही होते हैं। एप्पल के सीड्स में भी होते हैं, लेकिन एप्पल के सीड्स के जो बीज होते हैं ना, उसमें एप्पल साइडर विनेगर बनते हैं। आप ध्यान दोगे तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, उनको एप्पल साइडर विनेगर पिलाया जाता है। जी सर। पिलाया जाता है ना। जी रीजन सर। यही होता है कि उसमें बी 17 ज्यादा हो। ये वाला भ्रम नहीं है कि एप्पल के बीज नहीं खाए जा सकते, खाए जा सकते हैं। इसलिए हमारे कल्चर में पम्पकिन के सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स, या नहीं तो फिर छोटे छोटे और जो सीड्स आते हैं उसके क्या बोलते हैं, चिया मगज सीड। जिसको के। हम चिया जिसको सीड। हम जिस जिस सीड्स को हम गुठलियों से कर अंदर निकालते हैं। सर मगज के हाँ, सीड। मगज के सीड भी होते हैं। एक चीज और दिखाऊं आप लोगों को, मैं चिया सीड। क्लियर मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। इसलिए रिसेंटली आप इसको पहचान पाए या ना पहचान पाए, आई डोंट नो, बट
कोशिश करता हूँ दिखलाने की। अब इस पिक्चर को मैं ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ तो दिखेगा। आपको मेरे हाथों में कुछ सीड दिख रहे हैं? सर ये वो है, क्या बोलते हैं, अरंडी के बीज है कट्टू क्या के सर? दाने, कट्टू कट्टू। कुछ सर सीड दिख अरंडी, रहे हैं आपको? अरंडी थोड़ा के और बीज। सर सामने सर सर। थोड़ा हाथ ऊपर करिए सर। हाँ सर, अब दिख रहे हैं क्लियर। ये सीड जो है ना, इस सीड को जब हम सर तोड़ते हैं सोयाबीन ना के तो हैं। इसके अंदर से ना बादाम की छोटी छोटी गरी जैसी निकलती है, बहुत छोटी छोटी गरी निकलती है, जिसे हम यहाँ के आम भाषा में चिरौंजी बोलते हैं। चिरौंजी, जी बहुत, सर, जी हाँ, सर। चिरौंजी बहुत छोटा सा नट्स निकलता हाँ है। हाँ, चिरौंजी, जी सर। इस नट्स में भी काफी ज्यादा विटामिन B17 होता है। ओके। तो वैसे सीड्स या वैसे नट्स जिसको आप कंप्रेस करके इधर चाहो तो आके उसके इधर ही आ अंदर जा से, बेटी, उसके इधर अंदर आके से, इधर आ जा। प्लीज माइक अनम्यूट कर रहे हो आप तो म्यूट कर लीजिए। तो वो सीड्स जिसमें से कंप्रेस करने के बाद, प्रेस करने के बाद थोड़े बहुत भी ऑयल निकलने की टेंडेंसी आती है, मैं सीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो सीड्स में आपका विटामिन B17 होता है। तो ये चीजें आप अपने नेचर में डिटेक्ट कीजिए कि ये चीजें आपको कहाँ मिलती है। फिर आप ये मत कहना ना कि काजू, किशमिश, पिस्ता इसमें होता है, नहीं, इसमें नहीं होते। तो ये सीड्स में होता है। आपने कभी सुना होगा, आप गूगल पे सर्च करके देखना ना, आम की जो गुठली होती है ना, गुठली, आम की गुठली के अंदर जो उसका सीड होता है उसमें विटामिन B17 होता है। तो आम की गुठली जो है ना, जिसको हम आम नॉर्मल खाते हैं और उसके बीच की गुठली को हम फेंक देते हैं, तो गुठली को जब आप तोड़ेंगे ना तो उसके अंदर से एक बहुत सॉफ्ट सा उसका अलग बीज होता है, मोटा सा। वो बीज के अंदर भी विटामिन B17 होता है। बहुत जगहों पे ना उस सीड को सुखाकर उसका ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यूज किया जाता है, क्योंकि उनको स्किन के डर्मेटोलॉजी के जो प्रॉब्लम होते हैं, स्किन कैंसर वगैरह होते हैं, स्किन सोराइसिस होता है, चाहे स्किन पे आने वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उस जगह पे उस ऑयल का यूज होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन ज्यादा करता है। B17 एंटी कैंसरस है, तो यूवी लाइट जब हमारी बॉडी पे इंटेक्ट करती है तो उसके कारण भी इन्फेक्शन होता है, उससे बहुत प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये बातें कुंदन सर ने पढ़ाई थी, बहुत पहले पढ़ाई थी। उस समय में ये बात ना बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मजाक लगी थी कि विटामिन B12 तक तो होता है, ये सर कहाँ से खोज के ले आए हैं, झूठ मूठा विटामिन 17। मतलब क्या ये बेकार वाली बातें हैं, हमें ऐसा पर्सनली फील हुआ था। फिर सोचा कि चलो सर ने पढ़ाया, लिख लेते हैं, कभी फ्यूचर में काम आएगा, बस यही सोच के लिख डाला। और लिख डाला तो वो बातें आज भी रियलिटी में प्रूफ होती है कि वो चीजें है। तो विटामिन B17 बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारी टॉपिक पे बात आ रही थी विटामिन B12 की, जिसे मैंने गोल्ड कहा। गोल्ड इसलिए भी कहा क्योंकि वो हमारी बॉडी के सिस्टम का, यानी नर्वस सिस्टम पे जिसमें करंट पास आउट होता है नर्व में, वो उसके लिए एक वायरिंग का काम करता है। अगर B12 कम हुआ तो माइलिन शीथ टूटेगी, माइलिन शीथ टूटेगी तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल वो खो देगा, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, जिसमें जब मैं ऑटो इम्यून के क्लासेस में पढ़ा रहा था, तीसरी क्लासेस में ऑटो इम्यून का, उसमें मैंने ये चीजें बताई थी। किस बीमारी में बताई थी? मल्टीपल स्क्लोरोसिस, MS के केस में। सर आप चारोली की बात कर रहे हो? किसकी? ये जो आप बता रहे हो उसको चारोली बोलते हैं। जो हम लोग कुछ भी हैवी श्रीखंड बनाया, कोई भी हैवी कोई भी चीज बनाते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये डालते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम हो सकते हैं, होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था B12 और, यानी कि हीरे और सोने पे। तो आपकी बॉडी का अगर नर्व के ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी है तो आपकी बॉडी का पूरा सेंसर अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब आप एक्टिव हो।
लेकिन B17 हमें चाहिए ना, तो B17 हमें बहुत छोटे से लेवल में चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा लेवल पे चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन B12 ज्यादा अमाउंट में चाहिए। इसलिए जितने मतलब गहने बनते हैं ना, उस गहने को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो गहने में जितना हीरा लगा हुआ होता है यानी कि डायमंड लगा हुआ होता है, उससे 3 4 5 टाइम्स ज्यादा या 10 टाइम्स ज्यादा भी गोल्ड होता है। तो ये चीज सिनारियो भी आपको दिखाती है कि आपकी बॉडी में B17 के मुकाबले B12 की जरूरत ज्यादा है। तो मैंने ये चीज पहले भी क्लियर किया था आप लोगों को कि मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जिस चीजों की पेरीफेरी में यानी कि आपके नेचर में जो चीजें दिख रही होंगी। तो ये इसकी कोडवर्ड आपको बनानी है कि आप इसको कैसे याद रखते हैं। मैंने ये सिनारियो भी क्रिएट करके आपको बता दिया सोना चांदी का, सॉरी, हीरा और सोने का। तो ये फर्क है। अब बात करते हैं कस्टम ऑफिसर वाले पॉइंट पे। जब कस्टम ऑफिसर के पास हमारी गाड़ियां जाती है ना, तो कस्टम ऑफिसर को देख के ना पहले जो नए नए लोग होंगे ना, वो डर जाएंगे। अरे, कस्टम ऑफिसर है, कुछ बोलेगा, कुछ गलती तो नहीं ना कर रहे हैं, झूठ मूठ के डरम सहम मतलब डर के सहम जाएगा। तो वो वाले कंडीशन में ना कस्टम ऑफिसर के दिमाग सुपर काम करता है, वो देख के समझ आता है ये सच में डर रहा है, मतलब ये पहली बार आया होगा, वो चीजें होंगी। लेकिन वो अपने पीछे ना एक बंदूक टांग के रखे हुए रहता है, छुपा के रखे हुए रहता है। वो भी जज करता है कि इसमें सच में ये छुपा मतलब डर रहा है, तो इसकी डर रियल है या डरने का ये दिखावा कर रहा है। तो जो दिखावा कर रहा होगा ना, उसके दिखावा वाली चीज को वो पकड़ लेगा। मतलब अपेंडिक्स जो हमारा कस्टम ऑफिसर बनकर छुप के बैठा हुआ है, वो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड पास ऑन होके यानी कि हाईवे पे आता है, गांव की गलियों को छोड़कर, गांव के घाटी को छोड़कर हाईवे पे आ रहा है, यानी कि असेंडिंग कॉलोन पे आ रहा है। यानी उसका अब जो गाड़ी चल रही है ना, उसका एस्केलेटर बढ़ने वाला है। असेंडिंग कॉलोन पे आ रहा है ना, तो वो गाड़ी का एस्केलेटर बढ़ाएगा, फट से बढ़ाएगा। तो कस्टम ऑफिसर उस चीज को जज करता है कि वो सच में सही है या नहीं। अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जाने देगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई मतलब ऐसी चीजें हैं जो वो छुपा के लेके जा रहा है, मतलब उस खाने में कोई बचा हुआ बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगल, कुछ भी चीजें अब इंटेस्टाइन के ट्रैक से निकलने की कोशिश कर रही है आगे, क्योंकि जो चीजें इंटेस्टाइन के ट्रैक में आ गई, वो चीजें ऊपर नहीं जा सकती। सिर्फ ड्यूoडेनम तक का हिस्सा में वो ऊपर जाता है, अदरवाइज जेजनम में जो फूड हमारा आ गया ना, वो वॉमिट होकर हम बाहर नहीं निकाल पाते। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि कस्टम ऑफिसर जो चीज देख रहा है ना, अब कस्टम ऑफिसर के पास ना एक सुपर पावर है। सुपर पावर है जिसको हम वैल्व बोलते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था आप लोगों को कि बॉडी में दो चीज होती है, एक इंस्टिंक्टर और एक वैल्व। इंस्टिंक्टर का काम टू वे होता है, और हमारा इंस्टिंक्टर दो है बॉडी में। एक कार्डियक इंस्टिंक्टर जो कि स्टमक के ऊपर है, और दूसरा पाइलोरिक इंस्टिंक्टर जो कि पेट के नीचे है। कार्डियक हार्ट के पास है, कलेजे के पास है, तो कार्डियक, और नीचे पेट के नीचे है तो वो पाइलोरिक। उसी तरह से एक वैल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं इलियोसिकल वैल्व। इंटेस्टाइन के पास ही होता है, इसलिए इसका नाम है इलियोसिकल वैल्व। ठीक है, इलियो इंटेस्टाइन के पास, सिकल मतलब वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो देख रहा है वेल्व के काम को, मतलब इलियोसिकल वेल्व है। तो इलियोसिकल वेल्व के पास से अगर जो पास कर गया, वो वापस इंटेस्टाइन पे नहीं आएगा। जनरली यही होता ही है कि वो वापस नहीं आने देगा। तो वहां पे आने का रास्ता नहीं है, मतलब वो बाहर जा रहा है, मतलब वो सीधा सी बात है टाउन में जा रहा है। गांव में घर बहुत कम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो लोगों को देखना पहचानना आसान होता है। लेकिन शहरों में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि कोई कहीं से घुस जाए तो ढूंढना असंभव जैसा हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वेल्व के रूप में बैठा हुआ है, और वो यही चीज डिटेक्ट करता है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन अगर पास कर रहा है, तो वो उसको सीधा अपने अंदर ले लेता है और ट्रैक को क्लियर कर देता है, बाद बाकी को जाने देता है। कहने का मतलब, कोई भी खाने में अनवांटेड चीज अगर आ गई जो लग रही है कि वो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो अपेंडिक्स यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करता है, और वो उसको अपने अंदर इनटेक कर लेता है, जिसके कारण वो फूल जाता है।
और फूल जाता है तो उसके अंदर जब उसको प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लामेशन उसके अंदर क्रिएट होता है, और जिस बीमारी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिसाइटिस है तो यहाँ पे क्या हुआ, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन आया, तो इन्फ्लामेशन के लिए ट्रीटमेंट कौन सा होगा? ITF। थर्टी मेडुला आईटीएफ। 6 30 मिनट 6 ईयर आईटीएफ होगा। लेकिन आईटीएफ होगा तो इसमें आपको राइट ओवरी वाला पॉइंट देना भी जरूरी है। फिर बताएगा राइट ओवरी वाला पॉइंट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर राइट साइड में ही उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। एसिड कम करेगा। नहीं, एसिड कम करने की बात नहीं है यहाँ पे। बात यहाँ पे एस्ट्रोजन है कि लेवल। अपेंडिक्स नहीं, एस्ट्रोजन का भी रोल नहीं है। अगर एस्ट्रोजन का रोल होगा तो फिर मेल में एस्ट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे जो हम सर राइट ओवरी का जो ट्रीटमेंट देंगे ना, वो ट्रीटमेंट उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए होगा, तो वो चीज है। तो अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट हम जब भी करते हैं तो उसमें हमें राइट ओवरी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मैं ये कह रहा था। तो अब कहानी में ना यहाँ बहुत अच्छा सा वहाँ ट्विस्ट आता है। कितना राइट ओवरी देंगे ये भी बताइए प्लीज। अब ये दर्द पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप 6 राइट ओवरी दे सकते हैं, अदरवाइज पेन कम होते जा रहे हैं तो 4 राइट ओवरी के बाद 2 राइट ओवरी के बाद 1 राइट ओवरी, 6 पॉइंट ऐसे भी दे सकते हैं, एज पर कंडीशन ऑफ पेन। पेशेंट को कितना दर्द है इस चीज पर डिपेंड करता है। अब कहानी पे यहाँ पे ट्विस्ट आती है कि जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, उस कुछ चीजों को रख लिया, बाद बाकी को भेज दिया, और कुछ समय तक वो अपने आप को ठीक रखता है, उसको मार भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा जब चीज आ जाती है तो अपेंडिक्स खुद बीमार पड़ जाता है। और डॉक्टर कहते हैं क्या है, ये छोटी सी लटकी हुई पूंछ है, कोई काम की नहीं है, काट के निकाल दो। अपेंडिक्स कट गया, निकल गया। मालूम क्या चला, यूट्रस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई काम का नहीं है, काट के निकाल दो, ऑपरेट कर दिया गया। टॉन्सिल, जो नीचे यहाँ टॉन्सिल है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक पे भी टॉन्सिल पे बात नहीं की, वो छूट गया, उसके बारे में भी बताता हूँ। टॉन्सिल बढ़ गया, कोई काम का नहीं, काट के निकाल दो। और गॉल ब्लैडर, वो छोटा सा लटका हुआ बैग है हरा वाला, कोई काम का नहीं है, दिक्कत कर रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, काट के निकाल दो। ऐसे काट काट के निकालने वाली जब बात आती है तो हमारा सिस्टम कमजोर होता है। अपेंडिक्स के निकलने के कारण हमारा इंटेस्टाइन के पास आने वाला कोई भी वायरस या बैक्टीरिया वो नहीं बॉडी डिटेक्ट कर पाती, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है। और टॉन्सिल, टॉन्सिल में भी प्रॉब्लम आती है कि वो टॉन्सिलाइटिस होता है, वहां भी इन्फ्लामेशन आती है। टॉन्सिल बढ़ गया मतलब वो फूल गया, उसका शकल बढ़ गया, स्वरूप बढ़ गया, मतलब टॉन्सिलाइटिस हो गया। तो टॉन्सिलाइटिस के केस में होता क्या है कि जब भी हम कोई चीजें खा रहे होते हैं तो गर्म चीजें या ठंडी चीजें खा रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारा सेंस डिटेक्ट करता है कि ये गर्म या ठंडी है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। लेकिन टॉन्सिल उस जगह पे उस एक्शन पे भी रिएक्शन दिखाता है कि उसके अंदर भी तो कोई चीज नहीं छुपा हुआ है ना। ऐसा नहीं होता ना कि मारपीट का हल्ला मचा दिए और उस हल्ले को देखने के लिए आप घर से बाहर निकल गए तो आपके घर के अंदर चोर घुस गया। उस चीज से बचने के लिए टॉन्सिल का वहां काम होता है, यानी एंट्री गेट पे। अब शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक को जब पार करके कोई बाहर जा रहा है, आउटवर्ड होने वाला है, अब बड़े हाईवे पे, तो वहां भी एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। और बड़ा हाईवे मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे सड़कें इतनी चौड़ी है कि वो हैवी स्पीड में पार करेंगे, गाड़ियों का एस्केलेटर बढ़ेगा असेंडिंग कॉलोन से। ठीक है, अब बात आती है असेंडिंग कॉलोन पे। गांव का आदमी बेचारा निकल गया, सिक्योरिटी गार्ड से बच गया, अब उसे दिखा हाईवे रोड बड़ा बड़ा मस्त, वो दबाया एस्केलेटर, कहाँ बेचारा 30-40 में गाड़ी चला रहा था, जोश इतना कस के आया कि सीधा गाड़ी 120 की स्पीड में ले आया। अब जैसे लेके आया तो वो फर्स्ट कॉर्नर पे टकरा गया। फर्स्ट कॉर्नर पे टकराया तो फर्स्ट कॉर्नर पे जैसे ही टकराया तो टक्कर के कारण चोट लगी और उसको वहां पे पेनाल्टी भरनी पड़ी। पेनाल्टी क्या भरनी पड़ी? यानी कि हमारा असेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम के जो ज्वाइंट है राइट साइड के एज पे, वहां पे टक्कर हुई, तो वो टक्कर पे क्या पेनाल्टी भरनी पड़ी, कोई सोच के बता सकता है? राइट पार्कू का ट्रीटमेंट है यहाँ।
तो फॉलिक एसिड निकल गया। फॉलिक एसिड निकल गया, और क्या निकला? थायमिन। थायमीन। फॉलिक एसिड और थायामीन यहाँ से निकला। फॉलिक एसिड और थायामीन जब यहाँ से निकला तो फर्स्ट टक्कर के कारण जो हमारी गाड़ियां निकल रही है ना, अब ये पेनाल्टी के रूप में वहां भरी, मतलब बॉडी ने उस जगह पे थायामीन और फॉलिक एसिड का निर्माण किया। क्लियर हुआ? चलो मैं आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है ना कि व्हाइट बोर्ड पे आप ड्रॉ मत करना, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। शेयर मोर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड। ओके। लोडिंग 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 लोडिंग। ओके। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25। चलो 25 लोगों को दिख रही है व्हाइट बोर्ड। ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो आंतों की मूवमेंट है ना, वो असेंडिंग कॉलम की तरफ ऐसे जा रही है यहाँ से। ठीक है। यहाँ, अब यहाँ पे जो हमारा आंत है, बड़ी वाली आंत, उसका ये छोटा सा पार्ट इस रूप में यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, और इस वाले एज के पास यहाँ पे हमारा सपोज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है। ये हमारा अपेंडिक्स है। तो इसी अपेंडिक्स के पास यहाँ पे एक छोटा सा गेट बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वेल, और अपेंडिक्स यहाँ बैठा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पीछे से छुप के। गलती करने वाले को पकड़ेगा, ऐसे नॉर्मल आदमी को नहीं पकड़ेगा, ये इतना टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स कॉलम है जो ऐसे जाता है, इस जगह पे ये किसने स्क्रैच किया? मैंने यही चीज बताई थी, किसी को ड्रॉ नहीं करेंगे, ये ड्राइंग आप ही को समझने में फिर दिक्कत करेगी। ये हमारा जो है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है। ये चीजें पता है आप लोगों को? इंटेस्टाइन हमारा ऐसे होता है यहाँ। ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम है। कोई अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को तो अनम्यूट करके बताइए। ये ट्रांसवर्स कॉलम है, ये असेंडिंग कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है। अब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी चलाते वक्त आपकी ड्राइविंग पे मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि हमारे पेट के अंदर भी ड्राइविंग सिस्टम चल रहा है। तो जब हमारा असेंडिंग कॉलम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस जगह पे गांव से जो गाड़ी निकली है छोटी छोटी घाटियों से, वो मतलब यहाँ पे कस्टम ऑफिसर जो बैठा हुआ है इसके नजर से होते हुए जाती है। मतलब हम देख रहे हैं कि हाँ पुलिस वाला बैठा हुआ है। अब देखिए पुलिस वाला तो भाग गया, अब चलो गाड़ी स्पीड में चलाते हैं। जैसे ही गाड़ियां यहाँ से स्पीड में धीरे 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 बढ़ना शुरू स्पीड में, तो इस सामने वाले एज पे चली गई, डायरेक्ट टक्कर हो गई यहाँ। टक्कर जब यहाँ हुई तो यहाँ पे फॉलिक एसिड और थायामीन इस जगह पे बनते हैं, जिसमें हम न्यूरोथेरेपी में राइट पार्कू का ट्रीटमेंट देते हैं। राइट विटामिन फॉर्मेशन देते हैं इस जगह पे, ताकि यहाँ पे पार्को और फॉलिक एसिड बने। क्लियर है? एनीवन? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अनम्यूट करेंगे? ओके। अब टक्कर हो गई तो यहाँ पे एक टक्कर जब हुई ना, तो दूसरे टक्कर जब यहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे आगे, तो यहाँ से हमारी गाड़ियां फिर से आगे बढ़ती है। सोचता है अब क्या ना, एक बार गलती हो दोबारा गलती नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जितनी लंबी असेंडिंग कॉलोन है ना, उससे लंबा ट्रांसवर्स कॉलोन है। तो जब ट्रांसवर्स कॉलम लंबा है, तो इस ट्रांसवर्स कॉलम में जब गाड़ियां चल रही होती है ना, तो कुछ दूर के बाद इसका वापस से कंट्रोल खोना शुरू होता है। बोलता है ढेरे लंबा रोड है, चलो ना स्पीड में चलाते हैं ना, कितना स्लो स्लो चलेंगे। जनरली लोग यही करते भी हैं। इसमें एक ट्विस्टिंग आती है जब न्यूरोथेरेपी बोलती है कि ये हमारी बॉडी का, अगर ये राइट साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट साइड का बॉडी का पार्ट है,
तो राइट साइड की बॉडी की पार्ट में जब यहाँ से पानी जा रहा होता है ना, तो पानी ये इस साइड में पानी होता है, लेकिन ट्रांसवर्स कोलॉन में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलॉन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। मतलब बॉडी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते जाते एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर जाती है। मतलब राइट से जो एल्कलाइन का नेचर है राइट में, वो लेफ्ट में एसिडिक में कन्वर्ट होता है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी में यही चीज बताई जाती है कि बॉडी का राइट साइड का पार्ट एल्कलाइन है और लेफ्ट साइड का पार्ट एसिडिक है। इसलिए लीवर जीरो जब हम चेक करते हैं राइट फिंगर पे, मतलब वो एल्कलाइन का पेन बताता है कि एल्कलाइन शरीर में जरूरत से ज्यादा है। और लेफ्ट साइड में अगर हम पेन चेक करते हैं तो म्यूकस जीरो का पेन होता है, जो बताता है कि बॉडी में पानी जरूरत से ज्यादा चुका है, यानी पानी कम है। इसके कारण लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन आता है। न्यूरोथेरेपी इसी ट्रांसवर्स कोलॉन के सिद्धांत पे बैठी हुई है, जिसमें कि बॉडी का राइट एल्कलाइन और बॉडी का लेफ्ट एसिडिक है। तो हमारी बात आती है यहाँ पे, जब हमारी गाड़ियां चल रही थी, जब गाड़ियां चल रही थी तो ट्रांसवर्स कॉलोन है लंबा, असेंडिंग और डिसेंडिंग के मुकाबले। तो यहाँ पे गाड़ियां चली तो थोड़ी देर बाद इसका कंट्रोल खो गया, या चलना वापस चलाते हैं। जैसे ही चलाना शुरू किया थोड़ी देर बाद इसके अंदर का खून जो है पानी के रूप में मान लो गाड़ी के अंदर, आदमी का कहते हैं ना डर के मारे खून सूख गया। तो ये जो अपने अंदर खून के अंदर जो पानी लेके चल रहा है ना, अगले वाले सिस्टम पे देखता है अरे फिर अगले वाले सिस्टम पे टक्कर होने वाली है। ये चीज देख कर डर के मारे इसके अंदर की सारी पानी ही सूखने लगती है। तो मतलब ये यहाँ से आगे जब पहुंचना शुरू करता है तो दूसरी टक्कर ना हो जाए, इसलिए डर के मारे इसका पानी अंदर सूख गया, यानी एल्कलाइन का नेचर एसिड में कन्वर्ट कर गया। लेकिन फिर भी जब डर गया तो डर के मारे बेचारा एक गलती और कर गया, वापस फिर से यहाँ टक्कर लग गई इस वाले हिस्से पे। अब इस वाले पे टक्कर लग गई तो ये यहाँ पे फिर से पेनाल्टी भरता है। फिर से पेनाल्टी भरता क्या है कि यहाँ पर विटामिन के और क्या बनता है, कोई बताएगा, अनम्यूट करेगा। B12। B12 और क्या बनता है, एक चीज और है यहाँ, ये बीच बीच में आप स्क्रीन को जो कर रहे हैं ना, ये गलत बात, मैंने नियासिन मना मानिए। किया। B12 बनता है और क्या बनता है, नियासिन बनता है, विटामिन B12 और विटामिन के। नियासिन नायासिन। नियासिन। नायासिन बनता है, परफेक्ट। तो B12 नायासिन यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, हम कहते हैं, लेकिन B12 हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो इंटेस्टाइनल फंक्शन में जब एब्जॉर्ब होता है ना, तो उस इंटेस्टाइनल फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम इस लेफ्ट पार्कू का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस जगह पे एब्जॉर्ब होता है तो जो यहाँ पानी सूख रहा था ना, जो मैं बताया आप लोगों को कि यहाँ पे इसका खून सूख रहा होता है, यानी कि खून को रोकने के लिए, सूखने के लिए, यानी जब भी कट्स लगते हैं क्लॉट बनाने के लिए हमें विटामिन के की जरूरत होती है। तो यहाँ पे विटामिन के का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे नायासिन भी बनते हैं। तो ये गाड़ियों की टक्कर के कारण पहला पेनाल्टी जो लगा ये फॉलिक एसिड का लगा यहाँ, और थायामीन का लगा। अब आपको याद रहेगा कैसे कि फॉलिक एसिड पे ही थायामीन बनती है, ये हो गया एफ की कोडिंग। ठीक है, आप लोगों को ड्रॉ दिख रहा है एफ जो मैंने ड्रॉ किया अभी, कोई बताएंगे। सारे लोग म्यूट करके रखें, सब लोग कैमरा भी ऑफ करके रखें, अगर कैमरा ऑन करके भी अगर आप इशारे करेंगे तो मुझे दिख जाएगा, बट लेकिन जी। सारे ने वो भी सिस्टम बंद कर रखा। फॉलिक एसिड जो आपको मैंने अभी एफ ड्रॉ किया, अगर ये दिख रहा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एफ के नीचे ये जो छोटी वाली लाइनिंग है ना, ये एफ के नीचे लिखा हुआ है, अगर हम इसी को इधर की तरफ बढ़ा दें तो ये एफ बेचारा टी बन जाएगा। टी बन जाएगा तो मतलब थायामीन फॉलिक एसिड के साथ ही होगा। और लेफ्ट साइड की तरफ जो हम न्यूरोथेरेपी में विटामिन B12 का ट्रीटमेंट देते हैं 1 और 2। तो जब यहाँ थायामीन बन गया तो एक कॉन्सेप्ट आता है अपने के पास कि हम यहाँ पे नायासीन बनाएं, NICIAIN, ऐसा नियासिन का वर्ड्स है, मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह नहीं है।
तो ये नायासिन जो बना, ये नायासिन फॉलिक एसिड के साथ थायामीन है, तो B12 के साथ नायासिन होगा। ये कॉमन कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोडिंग एक की लग गई तो दूसरे वाले कोडिंग में आपको पता चल जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो B12 और नायासिन यहाँ बनते हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन के बनाने वाले फॉर्मेशन भी होते हैं। इसलिए जब आप यूडीएफ का ट्रीटमेंट देंगे ना, यूडीएफ, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, तो यूडीएफ ट्रीटमेंट हम उन लोगों को भी देते हैं जिन लोगों को हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों देते हैं? कोई अनम्यूट करेगा, बताने की कोई कोशिश करेगा? सर इससे वाटर सब ठीक अब्जॉर्ब हो होता जाए। है, ड्राई हो गया स्टूल। और कोई? नफा के प्रोग्राम में ये भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, एसिडिक नेचर में यूडीएफ ट्रीटमेंट क्यों दे। सारे लोग बोलेंगे एसिडिक नेचर है सर, यूडीएफ ट्रीटमेंट देंगे, HCl बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, दर्द पैदा करेगा। नेवर। अच्छा, इसके कारण अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये शेयरिंग ही क्लोज कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड को बंद कर देता हूँ। हाँ, अब आप लोग अनम्यूट करके बताइए क्यों सर देंगे। एचसीएल बढ़ता नहीं है, एचसीएल कम होता है। यूडीएफ इसलिए ट्रीटमेंट देने अनडाइजेस्टेड से। फूड आता है। यूडीएफ से यूडीएफ आने का कारण ही ये होता है कि एचसीएल कम रहता है, कम बनता है। परफेक्ट, परफेक्ट। सर हम डाइजेशन के लिए सर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वो जरूरी है, उसके बिना हमारा भोजन अधूरा हो जाएगा, वो सही ढंग से पचेगा नहीं, और पैरिस्टल मूवमेंट जो हमारा है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो पैरिस्टल मूवमेंट को बढ़ाने के लिए भी हम लोग जैसे अजय नॉर्मल भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन के लिए B12 और फॉलिक एसिड का होना अनिवार्य है। शरीर को विटामिन जब प्रॉपर वे में मिलेगा तभी हमारा डाइजेशन प्रॉपर वे में होगा। तो और आप एक बात ये बताइए नवीन जी, हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन डाइजेशन के प्रोसेस में होके आता है? विटामिन बॉडी में हमेशा एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने वाले जो सर पार्ट ये होते हैं ना, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, यही तीन चीज होती है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है। बाद बाकी विटामिन, मिनरल्स या वाटर, वो सीधे के सीधे एब्जॉर्ब होते हैं। अब रही बात फाइबर की, तो जो फाइबर होता है वो हमारे गट्स के लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, जो हमारे गट्स के बैक्टीरिया उस रेशे को खाकर क्लीनिंग एजेंट के रूप में अपना सारा काम भी करते हैं। बाद बाकी इन सात चीज को छोड़कर आठवां कोई चीज अगर आपको एक खाने की थाली में है तो आप बताओ। नहीं होगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं सर वो ये हमारा बात ये डाइजेशन तो टॉपिक पे विटामिन के बारे में है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B3, विटामिन B6, दैट्स द फॉलिक एसिड, नायासिन, थायामीन, विटामिन के और मिथाइल फोल्वामाइन, दैट्स द विटामिन B12। हम इस विटामिन पे बात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एसिडिक नेचर वाले पेशेंट को यूडीएफ क्यों देना चाहिए? क्वेश्चन समझेंगे तो उसमें ही नेचर खुद वाले ब को खुद आपको यूडीएफ मिलेगा आंसर। सर ये यूडीएफ ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं ना कि अगर मोशन में यूडीएफ आ रहा है तो उसमें किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन करेंगी नहीं। ठीक है, और कोई? सर पेट की एसिड बढ़ेगी तो भूख लगेगा, अच्छे से भूख लगेगा तो फिर डाइजेशन बढ़िया होगा, तो एसिडिक नेचर कम जाएगा। नहीं, चलो मैं नहीं बताता हूँ। सर, और सर पैरेस्टल एसिटिल कोलाइन की वजह से एसिटिल कोलाइन नहीं बनेगा तो एचसीएल वीक रहेगा, वीक रहने की वजह से इंडाइजेशन होगा, इसलिए यूडीएफ आता है। अब मैंने क्या बोला, देखो आप लोग सब अपने जगह सही है, लेकिन मैंने यही बात बोली आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन सुनेंगे तो उसमें आंसर मिलेगा। एसिडिक नेचर के केसेस में यूडीएफ देते हैं, मेरा ये कंसर्न है। सर मैं जवाब एसिडिक देने के नेचर लिए के, ट्राई करूं। हाँ सर एक वंदना जी बार, बताइए।
सर पानी की कॉन्स्टिपेशन कमी ट्रांसवर्स कॉलम में जाते हुए पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना सर, उसमें पानी की कमी हो जाती है इसलिए वो एसिडिक हो जाता है। हाँ, अल्कलाइन हाँ नेचर बनाने के लिए ताकि एल्कलाइन नेचर। पेरिस्टल मूवमेंट हो सके सर सही ढंग से, जो कॉन्स्टिपेशन हाई यदि HCl ये हाई यदि उसमें एसिड बनेगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उसको कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए जब हम यूडीएफ देते हैं तो उसका अल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है, और पेरिस्टल मूवमेंट आने के बाद धीरे धीरे उसका एसिटिक नेचर खत्म हो जाता है। सर अपोजिट साइड देते हैं ना। हम्म, अब सिंपल तो चलो आप सब लोगों ने बोला, चलो बहुत अच्छा लगा ये चीज जानकर। तो ये बताओ ना, मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों की इतनी सारी बातें सुनकर। लेकिन इसका परफेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं ना, तो परफेक्ट आंसर इसका यही है कि एसिडिक नेचर में भी यूडीएफ ट्रीटमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि नेचर एसिडिक है। मतलब उसमें बॉवेल मूवमेंट चल तो रहा है लेकिन पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अंदर हो जा रहा है। अगर हम यूडीएफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दैट दैट मीन्स हम पेरिस्टोसिस मूवमेंट को ज्यादा बढ़ाएंगे। क्योंकि यूडीएफ ट्रीटमेंट जितना भी आप देखोगे, जितना भी जहां पे लिखा हुआ है, लास्ट में अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया है। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर पेरिस्टोसिस मूवमेंट बढ़ाई गई है। मतलब लास्ट में 6 गैस आई या 1 गैस आई, 6.4 गैस आई, ऐसे ट्रीटमेंट लास्ट में यूज किए गए। मतलब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाई गई है। तो इंटेस्टाइन की अगर मोटिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो असेंडिंग कॉलम पे हाई वे में जाएगा। अगर असेंडिंग कॉलम से अगर हाई वे में पास ऑन करेगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर पानी अगर आप नल से भर रहे हो, पानी का स्पीड थोड़ा स्लो या नॉर्मल है, मीडियम में है, तो आप पानी जल्दी भर लोगे। लेकिन अगर पानी हाई स्पीड में एकदम आ रहा है, तो अगर आप बाल्टी में भरोगे ना, तो बाल्टी में सारी पानियां रिपेल करके बाहर निकलेंगी। निकलेंगी तो मतलब आपकी बाल्टी में पानी आएगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा आएगा, पूरा पानी भरा हुआ नहीं आएगा। और स्लोली स्लोली आएगा तो पूरा पानी आप खींच लोगे अपने अंदर। इसलिए यूडीएफ केसेस में, एसिडिक नेचर के केसेस में भी, जब हम यूडीएफ का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी पेरिस्टोसिस मूवमेंट को बढ़ाकर उसकी एसिडिक नेचर को घटाना हमारा काम होता है। इसलिए उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? आप सब लोगों ने अपने एसिडिक जगह पे नेचर को बहुत कम सही करते हैं। आंसर दिया। सर नहीं हुआ सर, थोड़ा सा और एक बार बताइए। अगर एसिडिक नेचर है किसी भी पेशेंट का, एसिडिक नेचर है मतलब वो सही टाइम पे सही खाना नहीं खाता है, और उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट से निकल के ब्लड में जा रहा है, जो कि पैलोरिफिक एसिड के थ्रू एसिडिक नेचर क्रिएट कर रहा है। अब एसिडिक नेचर क्रिएट कर रहा है तो मसल्स जो है, इंटेस्टाइनल मसल्स, वो हो जाएंगे ढीले। अगर वो मसल्स एक्टिव हैं, थोड़े टाइट हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा मोशन भी अच्छे वे में क्लियर होगा। लेकिन अगर मसल्स लूज हो जाएंगे एसिडिक नेचर में, वो काम ही नहीं करेंगे, तो पेरिस्टोसिस मूवमेंट को बढ़ावा नहीं देंगे। पेरिस्टोसिस मूवमेंट को जब बढ़ावा नहीं देंगे तो वहां पे हमारा जो वेस्ट ऑफ वेस्टेज ही है। क्योंकि ट्रांसवर्स कोलन के बाद जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, एज लाइक वेस्टेज ही है, हमारी पॉटी बनती है, स्टूल बनता है। तो वहां पर जब ट्रांसवर्स कॉलम से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पानी कम होने के कारण उसकी मोटिलिटी, आगे की तरफ जो मूवमेंट है, वो तो स्लो हो जाएगी ना, वो तो स्लो हो जाएगी। लेकिन हमारा डिसेंडिंग कॉलम ऑलरेडी लिक्विड के जैसा, मतलब स्मूथ हो रहा है, मतलब मसल्स के जैसा लूज हो गया है। लूज हो गया तो मूवमेंट को आने भी नहीं देगा। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइट रहेगा तो मतलब मूवमेंट हमारा अच्छा होगा। मसल अगर ढीले ढाले हो जाए ना, तो हमारा कमांड एक हो जाता है, कमांड हमारा उसके ऊपर से हो जाता है। लेकिन अगर मसल्स टाइट रहते हैं, नॉर्मल वे में हैवी होते हैं, तो हमारा कमांड उस पर होता है। तो ये पेरिस्टोसिस मूवमेंट के लिए ही ज्यादा काम आता है। इसलिए गुरुजी ने जब भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट में ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट या यूडीएफ से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट बनाया है, उसके लास्ट पॉइंट में गैस आई गुरुजी ने जरूर यूज किया है, लास्ट के किसी भी फॉर्मूले पे। ताकि इसी के कारण कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जब ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा जो यूडीएफ का कंडीशन है, जिसमें कि हम पेट के ट्रांसवर्स कॉलम को एक्टिवेट करते हैं, तो वो नॉर्मल वे में अच्छा होगा। मगर मगर मगर
कुछ केसेस में ये चीजें फेल हो जाती है। जब एसिडिक नेचर जरूरत से ज्यादा हाई हो जाता है तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रॉनिक होता है। उस केसेस में गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फॉर्मूला दिया, दैट्स LSTF। मतलब हमारा लेफ्ट साइड की बॉडी का जो ट्रांसवर्स कॉलम के बाद जो डिसेंडिंग कॉलम आ रहा है, हम डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम को एक्टिवेट करें ताकि मोशन क्लियर हो जाए स्पेशली। लेकिन अगर आप डायरेक्ट LSTF ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो LSTF ट्रीटमेंट डायरेक्ट उतना फायदा नहीं करता जितना कि नॉर्मल एज नॉर्मल देने के बाद LSTF फायदा करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी LSTF का अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके बिफोर नॉर्मल एज नॉर्मल का ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। डायरेक्ट LSTF दे देंगे तो प्रेशर जितनी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, उतने ज्यादा क्रिएट होने के कारण बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा मिला भी है कि उनको ये ट्रीटमेंट अगर हम लगातार 2-3 दिन 4 दिन दे देते हैं तो बाद में उसको एनल फिशर या फिर एनल फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपने डायरेक्ट उनके डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम को एक्टिवेट करके वहां पे जितने वेस्टेज जमा हो रहे थे उसको फ्लश आउट करके बाहर निकालने की डायरेक्ट कोशिश की। अब इस कोशिश में जब डायरेक्ट निकलती है तो फिर भी वहां पे हमारा पूरा का पूरा रेक्टम खाली नहीं होता, और उसके बाद जब वैकेंट जगह बनती है तो बॉडी एक साथ सडन प्रेशर लगाती है जिसके कारण इंटरनल मसल्स कटते हैं, जिसको हम एनल फिशर या एनल फिस्टुला बोलते हैं। और ये जब प्रेशर क्रिएट होता है ना LSTF के कारण, वो हाई इसमें बाहर आने की कोशिश करता है तो वो फिशर और फिस्टुला क्रिएट करता है। फिर बाद में ये ठीक नहीं होता है तो ये पाइल्स कन्वर्ट करता है। बहुत सारे लोग इसलिए जब सुबह सुबह पॉटी जाते हैं ना तो क्या करेंगे, बहुत जोर लगाएंगे, ऐसे करके बहुत ताकत लगाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है बिना चाय पिए उनकी टट्टी नहीं उतरती। बहुत लोगों की आदत होती है कि जब तक वो सुबह सुबह मतलब अपने हाथों में ऐसे ऐसे रगड़ के जब तक मुंह में जड़ी बूटी नहीं डालेंगे तब तक उनको टट्टी नहीं उतरती। ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना है हमने ट्रीटमेंट जब क्लिनिक में पेशेंट को देते हैं तो ये सब सिनारियों में ये चीजें आती है ना कि उनके माइंड के भी प्रोसेस होती है। फिर वो थोड़ी देर बाद प्रेशर लगाएंगे तो फिर उनको होगा। और नॉर्मल इंसान वॉशरूम जाएगा 1 मिनट में बाहर, 2 मिनट में बाहर। अब भले ही अंदर जाके गाना गुनगुनाने लगे कि आ जाना दिल है दीवाना, तो अलग की बात है, उसमें टाइम लगता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग ज्यादा करते हैं। रिमेन नॉर्मल इंसान 1 से 2 मिनट में मोशन पास करके बाहर आता है। तो ये चीजें हुई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैक में कि जब हमारा ट्रांसवर्स कॉलम से गाड़ी जा रही होती है तो वो डर जाता है पहले उस सिनारियो को देखकर कि सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड को हमें टक्कर लग जाएगा तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। डर के मारे वो अपना सारा पानी सुखा देता है, मतलब अपना अंदर को खून सूख जाता है। तो खून सूखता है तो क्लॉट बनता है, तो वहां पे विटामिन के बनेगा। और इसी डर की टक्कर हो जाती है, इसी डर के कारण एक टक्कर और लग जाती है। जब एक टक्कर और लगती है तो वहां पे फिर से उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है। मतलब वहां पे आप रिमेंबर के लिए याद कर सकते हो कि B12 और नायासिन वहां एज अ पेनाल्टी देनी पड़ती है। ठीक है। अब दोबारा जब पेनाल्टी दे दी गई ना तो उसके दिमाग का ढक्कन इतना खुल जाता है ना, वो बोलता है नहीं भैया अब एकदम स्लो स्लो जाएंगे, नहीं जाएंगे फास्ट में। ऐसा नहीं है कि फास्ट जाने के चक्कर में फिट लग गया तो सारा कुछ लुट जाएगा अपना। हम कुछ बाजार जाकर बेचना है वो भी नहीं बेच पाएंगे। तो उसके बाद वहां पे गाड़ियां ना धीरे 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 स्लो आती है। मतलब हमारा खाना जो एज अ वेस्ट बॉडी के रूप में या स्टूल के रूप में स्टोर होता है वो बहुत स्लोली धीरे 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 डिसेंडिंग कॉलम में आता है, और फिर डिसेंडिंग कॉलम के बाद आराम से सिग्मोइड कॉलम की ओर पास करता है, फिर रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रेक्टम में जाकर स्टोर होता है। जब रेक्टम फुल होता है, फुल प्रेशर के साथ हो जाता है, भर जाता है, तो फिर हमें स्टूल जाना पास करने जाना पड़ता है, और फिर हम स्टूल पास करके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा पार्ट है जिसमें मैंने छोटी सी कहानी में बताया। तो अब हम यहाँ पे आने वाले हैं उस PPT के माध्यम से, जिस PDF के माध्यम से जो कुंदन सर ने बनाया था, मैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। आपके स्क्रीन पे एक PDF दिख रही है?
मैं इसे 15 मिनट में इस पीडीएफ को सॉर्ट आउट करूंगा, ताकि आपने जो चीजें अभी कहानी के रूप में समझी है ना, अब वो केमिकल के रूप में अब आप समझें कि हाँ बॉडी के अंदर केमिकल कौन कौन सा चल रहा होता है। ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत, मैं थोड़ा रैपिड आ रहा हूँ, अगर किसी ने नोट्स अपना बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आपके फोन में, ताकि आप उस चीज को वापस से रिवाइज कर सके। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत हमारे लिप्स, हमारे होंठ से, जो कि हमारे खाने को पहला प्रोटेक्शन देते हैं। सेकंड टीथ, यानी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो डबल लॉक लगाते हैं चैनल अंदर से, उसके बाद गेट भी लॉक होती है हमारा, तो डबल लॉक। उसके बाद जीभ, थर्ड, यानी कि जीभ हमारे खाने को सर्व करती है, मतलब मेहमान आया तो किसी बच्चे ने आकर बोल दिया कि मम्मा मम्मा फूफा जी आए हुए हैं, तो उनके खातिरदारी की आओ भगत हमें करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारे 3 लार ग्रंथियां होती है, जो कि पेल्टोइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये हमारे मुंह में होती है, जो लार ग्रंथियां बनाती है। मतलब मेहमान की हमने आओ भगत की, खट्टा मीठा तीखा वगैरह सब बनाकर खिलाया। अब मेहमान को सुलाने की बात आती है, तो मेहमान सही से अपने जगह पे अपने रूम में जाकर सोए, तो उसके लिए एपिग्लॉटिस डिसाइड करता है कि मेहमान सही कमरे में जाए, वो हमारे बेडरूम में ना चले जाए। एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये होता है। अब एपिग्लॉटिस के फंक्शन से पहले यहाँ पे एक चीज यहाँ मिस हुई है कि यहाँ पे टॉन्सिल भी होते हैं, जो टॉन्सिल ये चीज चेक करते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने के बीच में कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज नहीं आ रहा है जो नुकसान पहुंचाने वाला है, तो इसलिए टॉन्सिल यहाँ पे छुटा हुआ है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। एपिग्लॉटिस ने काम किया कि मेहमान जी आए हैं तो मेहमान जी को हम सही रूप में पहुंचाएं, यानी कि खाना हमारा फूड पाइप में जाए, यानी कि एसोफेगस में जाए। एसोफेगस में जब जाना शुरू करता है ताकि रेस्ट करने जाते हैं, तो वहां पे कार्डियक इंस्टिंक्टर आता है, जो कि हमारे हार्ट के पास है। तो कार्डियक इंस्टिंक्टर का काम होता है कि खाने में जो भी चीजें आ रही है हम उसको पेट के अंदर डालें, मतलब मिक्सी का जार है उसके ऊपर का ढक्कन है कार्डियक इंस्टिंक्टर, जिसको लॉक करना है। अगर वो लॉक नहीं होगा तो हमारा बॉवेल मूवमेंट काम नहीं करेगा। बॉवेल मूवमेंट को काम करने के लिए स्टमक के अंदर का, सॉरी, पेरिस्टोसिस मूवमेंट को काम करने के लिए, पेरिस्टोसिस मूवमेंट को काम करने के लिए मिक्सी के ऊपर का ढक्कन लॉक होना चाहिए, मतलब कार्डियक स्फिंक्टर लॉक होना चाहिए। अब उसके बाद आता है हमारा स्टमक, यानी कि हमारे जी सेल। स्टमक में हमारे जितने केमिकल होते हैं उसमें HCl होना बहुत जरूरी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण हमारा प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हमने स्टमक में, यानी कि मिक्सी के ऊपर जार का ढक्कन लगाया, नीचे का जार का ढक्कन लगाया, और लगाने के बाद उसके अंदर के सारे केमिकल कंपोनेंट अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब पेट के अंदर की बात है। जब एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो वो हमारा पेट से बाहर छोटी वाली आंत का पार्ट आएगा। तो उसके बाद जब हमने मिक्सी को बैठाया नीचे वाले ढक्कन पे लॉक करके, यानी मशीन पे, तो वो मशीन हमारा पाइलोरिक इंस्टिंक्टर है, क्योंकि वो पेट के नीचे है ना, तो वो पाइलोरिक इंस्टिंक्टर में है। पाइलोरिक इंस्टिंक्टर और कार्डियक इंस्टिंक्टर के बीच में जो हमारा स्टमक है, इसमें अब फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे पेरिस्टोसिस मूवमेंट आएगी, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू अगर 3 या 3 से ज्यादा, ज्यादा कहने का मतलब नंबर में नहीं, उसके कॉन्सेंट्रेशन में, अगर कोई भी एसिडिक नेचर अगर कॉन्सेंट्रेशन में गाढ़ा होगा ना, तो उसका पीएच वैल्यू नंबर में डिक्रीज करेगा। मतलब पीएच वैल्यू 3 है तो उसका एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, लेकिन अगर पीएच वैल्यू 2 का अगर कोई एसिड मिल जाए तो वो 3 की वैल्यू से ज्यादा गाढ़ा है। उसी तरह से पीएच वैल्यू 1 तक हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आती है। तो अगर पीएच वैल्यू अगर 3 या 3 से ज्यादा हो रहा है, मतलब नंबर में कम हो रहा है, 2, 2.5, 2.7, 2.8, 1.3, 1.9, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो आपके द्वारा खाया जाने वाला खाना का सारा प्रोटीन बचेगा। अगर वो 3 या 3 से नंबर में कम नहीं हो रहा है, तो आपका खाया हुआ खाना नहीं बचेगा, जिससे कि आपको यूडीएफ आएंगे, कन्फर्म आएंगे। अब उसके बाद आते हैं, पायलोरिक स्फिंक्टर हो गया, तो उसके बाद आता है हमारा छोटी वाली आंत। छोटी वाली आंत बोले तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में बात करते हैं, तो ड्यूडेनम में होता क्या क्या है। ड्यूडेनम में सपोर्ट किसका मिलता है, लीवर का। लीवर यानी कि हमारा बैंक। अगर लीवर काम कर रहा है तो लीवर हेपेटिक डक्ट के थ्रू काम करेगा। गॉल ब्लैडर काम कर रहा है तो गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के थ्रू काम करेगा।
पैनक्रियाज अगर काम कर रहा है तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू काम करेगा, लेकिन हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट ये दोनों एक साथ आकर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये तीनों चीज हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट दोनों मिल गए तो हो गया कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट जो होते हैं ना वो एम्पुला ऑफ वेटर के पास आते हैं। कहने का मतलब ल्यूडिनम पे एम्पुला ऑफ वेटर होता है जहाँ पे हमारा लिवर पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के केमिकल आकर मिलते हैं और खाना जो हमारा स्टमक से निकल रहा होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। अब एम्पुला ऑफ वेटर के बाद आता है जेजनम, जेजनम के बाद इलियम। इलियम में विलाई वाला एक स्ट्रक्चर होती है, बाल के जैसे स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे खाने से सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद पार्ट आता है इलियोसिकल वेल्व और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो सिक्योरिटी गार्ड है अपेंडिक्स के पास, अपेंडिक्स के पास इलियोसिकल वेल्व होता है। तो वही अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बीच में जो इलियोसिकल वेल्व है उसी के पास बैठा हुआ होता है, इसलिए सीरियल बाय सीरियल नाम यहाँ पे है अपेंडिक्स, जिसको हम आंत्रपुच्छ हिंदी में या अंतरीपुच्छ कहते हैं, कॉमन भाषा में अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के बाद आता है असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम मतलब असेंडिंग, ऊपर की ओर बढ़ना, मतलब वो ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स वो असेंडिंग कॉलम है। सेकंड आता है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम मतलब लटका हुआ होता है, नीचे से हल्का सा सी के शेप में घुमा हुआ होता है, ट्रांसवर्स कॉलम। उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, मतलब नीचे डाउनवर्ड आ रहा है तो डिसेंडिंग कॉलम। उसके बाद सिग्मोइड कॉलम। सिग्मोइड कॉलम जो होता है वो हमारा स्टमक से जो खाना पच कर बाहर निकला, इंटेस्टाइन के थ्रू मूव ऑन होते हुए सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़े बहुत पेनाल्टी भर के फॉलिक एसिड थायमिन नायसिन वगैरह भी दे दिया तो वो वेस्ट बन गया। अब वेस्ट डिसेंडिंग कॉलम से जब नीचे आता है तो वो फिर सिग्मोइड कॉलम के होते हुए रेक्टम पे जाकर स्टोर होता है। मलाशय लिखा हुआ है, आशय मतलब स्टोरेज हाउस और मल मतलब हमारा वेस्ट, बॉडी का वेस्ट। तो मल जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं मलाशय, और मलाशय जब भर जाता है तो वो हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हुए। अब इसके बाद कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो इस पे बात करते हैं। बात आती है टाइलिन। कल में मैंने ना एक छोटा सा सवाल छोड़ रखा था, किसी को ध्यान में है जो मैंने टाइलिन पे बात की थी? जी सर। क्या था कल का सवाल? टाइलिन पॉइंट टीनेजर्स को क्यों नहीं दिया जा सकता है? हाँ, तो आप छोड़ दो सवाल था, आप इसका आंसर नहीं बताओ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पहले से पहले पढ़ाया है तो बताया है। और भी कुछ लोग हैं जो बताना चाहेंगे? कोई और लोग हैं जो अनम्यूट करके बताएंगे? क्या क्वेश्चन है सर? टाइलिन, टाइलिन मतलब टोन पी जो हम देते हैं ना, टोन पी, टाइलिन पॉइंट। न्यूरोथेरेपी में ये एक सर ट्रीटमेंट है। ये सर ये सर ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, इसीलिए बच्चों को ये नहीं देना चाहिए। राइट। परफेक्ट। और बच्चों को कोई? भी नहीं देना चाहिए, और अगर टीनेजर महिलाओं या को भी। महिलाओं को भी नहीं देते हैं जिनको बच्चे पैदा करने हैं। तो क्यों नहीं देते आखिर? ये टाइलिन ऐसा क्या रोल प्ले करता है कि उन फीमेल को नहीं देना चाहिए जिनको आगे कंसीव करना है? ये तो बता दिया एक ने कि हाँ ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है डन, नहीं देंगे। तो फीमेल जिनको बच्चे पैदा करना है और उनकी ग्रोथ तो नहीं होने वाली है, उनका शरीर तो नहीं बढ़ने वाला, तो क्यों नहीं देते? सर उसको प्रोस्टोजोन हार्मोन्स का भी ये नहीं होगा ना उसमें, उससे उसको देने के बाद प्रोस्टोजोन जो कि ये बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए जरूरी होता है उसके लिए, तो वो ग्रोथ हार्मोन ये प्रोस्टोजोन हार्मोन का भी उसमें कम इसका ये होगा, निर्माण होगा। ठीक। और कोई? अच्छा लगा जानकर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और कोई?
कोशिश कीजिए, 3-4 लोगों ने बोला, वो बहुत अच्छा बोला, उसके लिए मेरी तरफ से बिग क्लैप। इसका सही आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही दे दिया। ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो जो फीमेल्स जिनको आगे प्रेगनेंसी प्लानिंग करना है, उनके लिए उनका ग्रोथ हार्मोन एवरी मंथ एज अ साइकिल, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन उनकी बॉडी को साइकिल को चला रहे होते हैं। तो जब ये इनहेबिट करेंगे तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होगी, मतलब इनफर्टिलिटी आएगी। तो ऐसे फीमेल जो ज्यादातर, मतलब ज्यादातर ब्यूटी पार्लर जाती हैं, फेशियल या फेस मसाज वगैरह कराती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर होता है, बहुत ज्यादा ब्यूटिशियन में चमक धमक में जाती हैं, मतलब वही वाला गाना हो गया, ये चमक और ये धमक, फुलवन में महक, वही वाली बात है। तो फिर उनको जाना पड़ता है दरबार में अर्जी लगाने, मतलब डॉक्टरों के पास, कि भैया हमारा तो हो नहीं रहा है, हम कितने दिनों से परेशान हैं, इनफर्टिलिटी के चक्कर में मार रहे हैं, तो मेरा ये करा दो, मेरा आईवीएफ करा दो। आप नोटिस करके देखना, इस सिनारियो में जितने लोगों ने फीमेल के केसेस में अगर होता है, तो जो फीमेल ये करा रही हैं, उनको ये चीजें होने के चांसेस नहीं कराने वाले के मुकाबले 38 टू लेके 52% ज्यादा होता है। मतलब 40 से 50% के रेशियो में वो ज्यादा आता है। इसलिए मैंने बताया था कि ब्यूटिशियन कराने वाली जो फीमेल कैंडिडेट होती है ना, उनको इनफर्टिलिटी आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी गालों की तरफ बहुत मसाज की जाती है ना, पैराटॉइड ग्लैंड, इसी के कारण ये चीजें आती है। और गुरुजी ने बुक में ये चीजें साफ लिख रखी है कि ये ट्रीटमेंट हम उन लोगों को नहीं देंगे। विश्व प्रकाश सर, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन था सर, इससे आपके इसकी कहानी है, आप क्या बताएंगे? नहीं नहीं, सही कहा आपने। मैं तो मुस्कुरा रहा था कि आप इस तरह से स्टाइल करके बताया ना कि सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वो पार्लर वाली बात है। नहीं आपने सही सही कहा। कंटिन्यू तो करें। ये चीजें सर मैंने नोटिस की है, मैंने इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट को भी देखा है। तो मैंने उन चीजों में कुछ चीजें नोटिस की, तो ये चीजें मुझे पता चली कि ये चीजें भी है। फिर मैंने बुक में ये चीजें पढ़ी थी, उन्होंने ने ये चीजें पढ़ाया था, स्पेशली टोनपी और टोनटी के केस में ये ट्रीटमेंट इस कैटेगरी में नहीं देना, तो माइंड में वो क्लिक कर गई। क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब होती है ना, जैसे हम कोड वर्ड में बताते हैं, ये उस समय नहीं करना, तो वो मैंने माइंड में ना, वो एक छोटा सा गांठ बन कर रखा है कि वो उस समय की स्पेसिफिक बात है। जब स्पेसिफिक बात है तो हमें उसी समय पे स्पेसिफिक वे पे याद आती है। तो वही चीज यहाँ भी हुआ। तो अब आते हैं हम अपने पीडीएफ पे, जिसपे हम आपको दिखला रहे थे, सर ने जो चीजें करा रखी है उस पे। डाइजेस्टिव सिस्टम, या ओके, ज्यादा नहीं, हम 15 मिनट और क्लास को करेंगे, क्योंकि क्लास में लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, हमें वो भी लेने हैं। तो हम अब इसमें आते हैं थोड़ा रैपिडली। गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो बनते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटामाइन और एसिटल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन, ये तीनों बनते हैं। मैंने इस पे कोड वर्ड आप लोगों को पहले दिया था, HCl। HCl, H का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, उसमें हुआ हिस्टामाइन, C जो है वो C, आप जूस बना सकते हैं, वो हो गया गैस्ट्रिन। और जो L लिखा हुआ है, आप उसको L को A भी बना सकते हैं, दैट मीन्स एसिटल कोलाइन। तो ये जब आप फॉर्मेशन अपने हाथों से अपने नोट्स में जब लिखेंगे ना, H4 हिस्टामाइन, L4 A को फिर फॉर्मेशन करेंगे एरो देके, AH=A एसिटल कोलाइन। तो ये आपके बनाने का पिक्चर ना आपके सही माइंड में बनेगा, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। ऐसी 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 कोडिंग छोटी छोटी बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सोने की चोरी करके निकलता है, B12 बचाता है, हमारे बॉडी का सोना है, नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसलिए इसका नाम इंट्रिंसिक फैक्टर है। उसके बाद पेप्सिनोजेन, मैंने ऐड में बताया था, पेप्सी पी लेते हैं खाना खाने के बाद, मस्त खाना पच जाता है, मतलब हैवी प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सी पीना जरूरी होता है, तो ये पेप्सिनोजेन है। देन फिर म्यूकस, इन सबको
अंदर ही अंदर मेंटेन करके रखता है कि भैया तुम लोग अंदर से बदमाशी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बदमाशी के चलते मेरे को नुकसान होने वाला है। तो म्यूकस मेंटेन करने का काम करता है, दैट मीन्स म्यूकस, मेंटेनेंस फॉर म्यूकस। अब आते हैं आगे ड्यूडेनम पे। ड्यूडेनम मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। ड्यूडेनम पे हमारा जो काम होता है वो पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर करते हैं। तो इन सब के केमिकल आते हैं और इन सब के केमिकल उस चीज को बैलेंस करते हैं। तो एक कोलेसिस्टोकेनिन और सिक्रोटीन, ये हार्मोन आते हैं और ये हार्मोन बॉडी में बैलेंस करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन सा फंक्शन किस किस वे में चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के ये डीप कॉन्सेप्ट में है, ये आप लोगों ने न्यूरोथेरेपी में ऑलरेडी पढ़ा है। हम इससे थोड़ा आगे आते हैं। अब इस कंडीशन पे होता है कि लीवर यहाँ पे येलो बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर ग्रीन बाइल बनाता है, लेकिन दोनों बाइल ही बनते हैं। गॉल ब्लैडर का बाइल जो होता है वो लीवर का येलो बाइल का कॉन्सेंट्रेटेड वर्सन है। अगर लीवर को आप देखेंगे तो लीवर एक दिन में 800 ml से लेके 1200 ml तक येलो बाइल बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर वही लगभग 1000 से 1200 मतलब ml मान लो आप, उसको 60 ml में कन्वर्ट कर देता है। तो वो कितना गाढ़ा रहता है कि उसका एक बूंद खाने के खाए हुए तेल घी को पचा सकता है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा, मतलब राजा का गुप्तचर, जासूस, जो बोल लो आप, पेनक्रियाज, जो दोनों तरह का रोल प्ले करता है। अब ये पेनक्रियाज इकलौता एक ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी प्ले करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अगर आपको इंडो और एक्सो में कंफ्यूजन हो ना, इंडो और एक्सो में, ठीक है, तो एक्सो जो होता है ना वो डॉक्टर वाला काम होता है। अब उसकी कोडिंग आप समझोगे तो एक्स जो बीच में लिखते हैं ना, एक्स, मैं वापस समझा दूं क्योंकि मैं पहली बात आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू ड्रॉ करके दिखा दूं। आ जाओ व्हाइट बोर्ड। हम्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स, ओ सॉरी, पेन ड्रॉ करना है। ये एक्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने बताया जो एक्सोक्राइन है वो एक्सोक्राइन डक्ट वाली है। मतलब डक्ट का मतलब होता है एक पाइप, एक सीवेज, जहां से नाली के रूप में कोई चीज बाहर जा रहा है, सीवेज डक्ट, ये आपने सुना होगा। तो ये डक्ट जो है ना, ये एक्स के रूप में, क्योंकि वर्ड्स में एक्सोक्राइन है, ई के बाद एक्स आ रहा है, एक्स वाला जो लाइन है ना, ये डक्ट का इंडिकेशन है कि ये पर्टिकुलर एक जगह से दूसरे जगह तक टारगेट एरिया पे ही केमिकल को भेजेगा, मतलब ये डक्ट वाला चीज है। अदरवाइज दूसरा वर्ड आता है इंडोक्राइन, ये डी, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, ये डी का फॉर्मेशन है। डी का मतलब ये सर्कल गोल गोल घूमता रह जाएगा, मतलब इसको कोई डक नहीं है, ये इधर से आएगा तो भी इधर चला जाएगा ऐसे, इधर से जाएगा तो भी घूम कर आएगा, मतलब ये डक्टलेस है, इसमें डक्ट है ही नहीं। जब डक्टलेस है तो इसका केमिकल सीधे ब्लड में जाएगा और पूरी बॉडी में जाएगा, ये चीज है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्स और इंडो का ही कंफ्यूजन पहले आता है। जब एक्सो और इंडो में आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि हम यहाँ पे केमिकल क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपसे मैं पूछता हूँ, आप अनम्यूट करने के लिए तैयार रहिए अपने आप को, कि यहाँ पे पैनक्रियाज जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सो प्रॉपर्टी में आएगा या इंडो में आएगा? एक्सो में जाएगा सर। एक्सो में आएगा, इंडो एक्सो में, क्योंकि एक्सो इंसुलिन में इंडो आएगा। में आएगा। पैनक्रियास दोनों काम करता है। बताइए और कोई। सर एंडो में ग्लूकागोन, इंसुलिन और ये तीनों आएंगे, बाकी सब एक्सो में आएंगे। परफेक्ट। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस, ये तो सारे जो है ना,
ये एक्सोक्राइन के प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये टारगेटेड एरिया में आते हैं। कभी भी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जब आते हैं ना, तो ये एंजाइम है जो खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है। और हार्मोन जो होते हैं ना, ये डक्टलेस होते हैं, ये सीधे ब्लड में जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जो कि दोनों जगह का रोल प्ले बॉडी पे अलग अलग केमिकल के हिसाब से करता है। ये डक्ट के साथ भी काम करता है और ये डक्ट लेस में भी काम करता है। दोनों वे पे काम करता है। इकलौता एक ही चीज है जिसको न तो एंजाइम की कैटेगरी में कुंदन सर ने रखा है, ना हार्मोन की कैटेगरी में कुंदन सर ने रखा है। ये एज पर रोल डिपेंड करता है कि ये शरीर में हम जो केमिकल का ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, जो केमिकल फॉर्मेशन बना रहे हैं, उस केमिकल के अकॉर्डिंग ये चीजें अपने आप में यूज करती है। अब सिंपल सा एग्जांपल इसको मैं इस चीज से प्रूफ करना चाहूंगा कि हमने एक ट्रीटमेंट का नाम सुना होगा, हैपेरिन ट्रीटमेंट। पी हैपरीन, एम हैपरीन, जी हैपरीन, एक्स हैपरीन, जो भी हैपरीन हो, हैपेरिन है ना। तो जो सिंपल सा पी हैपरीन का फॉर्मूला है, उसमें 8 पेन पहले आता है। और हेपरिन हमारे ब्लड के सारे मतलब ब्लड में आता है और हमारी बॉडी का हर एक सेल बनाता है, लीवर बनाता है, हमारे लंग्स में बनते हैं। तो फिर ये 8 पेन उसमें क्या काम कर रहा है? अगर वो डक्ट के साथ है तो ये डक्टलेस भी काम करता है, जरूरत पड़ने पे ये डक्टलेस काम करता है। लेकिन जब हम अजय नॉर्मल का ट्रीटमेंट देते हैं ना, अजय नॉर्मल, तो उस जगह पे ये डक्ट वाला काम करता है। तो ये सब सारी कोडिंग नफा के प्रोग्राम में बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपने इनरोल किया है तो बहुत अच्छी बात है, ना किया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत बाद में गहन मंथन तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब देखें, हमने पैनक्रियाज ये सारी चीजें बनाता है और ये सारी चीजें बनाकर पैनक्रियाज अपना रोल प्ले करता है। इससे हम आगे आते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसमें उसी समय लिखा हुआ है, पाचन तंत्र का कार्य उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब हम भोजन के विषय में सोचते हैं। हम सोचते हैं तो डाइजेशन का काम उसी समय से शुरू होता है, क्योंकि हमारे सुगंध जब मस्तिष्क में आती है ना, वो गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी, चलो अच्छा है खाएंगे, सुगंध आया, माइंड में हो गया, ये न्यूरो ट्रांसमीटर बनाया हुआ। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन जो शुरू होता है वो हमारा लिप्स होता है। तो ये चीज है, जो चीजें मैंने बताई वही चीज, सेम चीज यहाँ पे है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से बनेगा तब वो अच्छे से काम करेगा, और इसका पहला थॉट हमारे मतलब नाक के थ्रू होता है। सूंघते हैं, स्मेल आता है, भूख लग जाती है, वाह बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है, क्या बनाए खाने में, खाएंगे, भूख लग जाती है। लेकिन इसी कारण हमेशा गुरु जी कहते थे ना कि भोजन के समय टीवी देखना, पढ़ाई करना, मोबाइल चलाना ऐसा काम न करें जिससे कि हाइपोथैलेमस का ध्यान भंग हो। अगर हाइपोथैलेमस का ध्यान भंग हो जाएगा ना, तो वो एसिटिलकोलाइन बनाने के लिए काम नहीं करेगा। तो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने के लिए ट्रीटमेंट 15 मेडुला 3 बार, 6 मेडुला 2 बार। अब इसके बाद होठ, हमारे द्वारा होठ को खाने को पकड़ने के लिए, दांत द्वारा चबाने के लिए कार्य किया जाता है। जीभ के 2 काम है, भोजन के स्वाद की जानकारी हाइपोथैलेमस को देना ताकि वो लार अधिक मात्रा में बने। मैंने इसे बताया ना, घर का गेट खुला, कोई बच्चा आया तो हल्ला कर रहा है, मम्मा मम्मा फूफा जी आ गए हैं। तो वही वाली बात है कि वो लार बनाने के लिए एक्टिवेट करेगा, और लार बनाने के लिए एक्टिवेट करेगा मतलब हमें 3 तरह के ग्लैंड से लार बनानी है। ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारे खाने में टोटल 7 तरह की चीज होती है, 7। आठवां कोई चीज नहीं होता, 6 भी नहीं होती, 7 चीजें होती ही होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन हमारे मुंह में सलाइवा के थ्रू पहले स्टेज पे होता है। प्रोटीन, देन फैट, देन विटामिन, विटामिन के बाद मिनरल्स, मिनरल्स के बाद फाइबर, और फाइबर के बाद देन वाटर। तो इसमें से 3 का डाइजेशन सिर्फ होता है, बाद बाकी और सब चीज का डाइजेशन नहीं होता। तो जिनका डाइजेशन होता है, जिनका पाचन होता है ना, वो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जब हमारे माउथ में होता है तो उस समय टूटते हैं, उसके बाद फिर स्टमक में टूटते हैं, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात निकलेगी। क्योंकि मैंने अपने ऑटोइम्यून वाले क्लास में बताया था ना कि अगर आप खाने के सिस्टम को ठीक करेंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी को आप डायबिटीज से मुक्त करेंगे, रोकेंगे। तो वही वाली बात यहाँ भी है कि जब भोजन हमारे मुंह में ही होता है, उसको लार में उपस्थित टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करते हैं। इस कारण गुरुजी हमेशा कहते थे कि भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाइए, वरना कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाएगा
और पाचन नहीं होगा तो जिसके कारण पैनक्रियाज को अधिक कार्य करना पड़ेगा और भविष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाएगी। और उसके लिए टाइलिन को बनाने के लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है टाइलिन पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई अनम्यूट करके बताएंगे जी सर, अगर क्लियर हुआ। अगर कन- हाँ, अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन आप लिख के डालिए या ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो उसका भी आंसर कर दूंगा। एक बार ये अब टाइलिंग फिर बताइए ना सर। टाइलिन के लिए टाइलिन पॉइंट देते हैं। टाइलिन जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवा बनाने के लिए एक्टिवेट किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में सलाइवरी अमाइलेज बनता है। और टाइलिन बनाने के लिए हमारी बॉडी में सिर्फ टाइलिन पॉइंट देते हैं, जिससे कि हमारा पेल्टोइड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों ट्रीटमेंट एक साथ होते हैं। अगर आपने कभी टोनपी और टोनटी का ट्रीटमेंट किया होगा या देखा भी होगा, शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान में नहीं है कि आपने उस चीज को गौर किया या नहीं किया। उसमें ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1, 2 और 3 स्टेज में ऐसे है। जब 3 स्टेज में है तो वही 3 स्टेज जो है वो 3 ग्लैंड के लिए है, जो कि हमारा सलाइवा बनाता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो खाना हमारे मुंह के अंतिम हिस्से में प्रवेश करता है, जहाँ पे एपिग्लॉटिस नामक एक संरचना होती है, जिसको हम एपिग्लॉटिस यानी कि सिंपल सी बात है, जो खाने को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। यानी कि मैं फूफा जी आए हैं तो फूफा जी हमारे बेडरूम में ना चले जाएं, अपने रूम पे जाएं, वो वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, ये बहुत आसानी वे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी वे में लिखा हुआ है, सर ने बहुत अच्छे से इसको लिखा था। एपिग्लॉटिस का काम होता है ताकि वो खाने को इधर उधर न जाने दे, फूड पाइप में न जाने दे, सॉरी एयर पाइप में न जाने दे, फूड पाइप में ही जाने दे। तो इसके समय मैंने बताया था कि खाने का कुछ पार्ट अगर फूड पाइप में जाने की कोशिश करती है तो हमें ठसका लगता है, कोशिश करते हैं और फिर पानी पीते हैं। पानी इसलिए पीते हैं ना, जो फूड का थोड़ा सा पाइप फंसा हुआ है, जो एपिग्लॉटिस नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो वो पानी पीने के साथ ही स्लो डाउन करके निकल जाए। उस हिस्से में न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट देते हैं ये 9 मेडुला इंटू 3 देते हैं, ताकि खाने में हमारा जो चीजें फंस रहा है वो बाहर निकल जाए, यानी कि फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में न जाए। अब इससे नेक्स्ट आगे आते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा पीपीटी है ना, ये 5 पेज पे बचा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करें या फिर इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सर कल कल सर कल की क्लास में कल कंप्लीट कर सकते हैं। सकते हैं। सर 10 बज गए। हाँ, मैं इसीलिए 10 बजने वाले हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे तो कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ओवरऑल, और बाद बाकी इस सेशन से रिलेटेड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन हुआ है, या फिर हमारा जो ऑटो इम्यून वाला सिस्टम हुआ है जिसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डाल दी गई है, या फिर हमारा पहला जो सेशन हुआ था हाइपर हाइड्रोसिस का, या फिर जो हमारा सेशन हुआ था लॉजिक बिहाइंड चेस्ट ओनली का, उसमें से जितने भी सेशन आप लोगों ने देखे हैं उस सेशन में से कहीं भी कोई भी कुछ भी अगर आपके प्रश्न बचते हैं जो पूछना है, तो कल का ओपन 1.5 घंटे का जो सेशन होने वाला है उसमें आधे घंटे में हम ये चीजें पहले क्लियर करके समझ लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे शॉर्ट वे में, क्योंकि ये हमारा 4 पेज ही लगभग बचा हुआ है। तो उसके बाद आपको पास टाइम है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आप जितनी क्वेरी पूछना चाहें, मैं हूँ, ऋषि प्रकाश सर हैं, जितनी क्वेरी आपको लगे, या आपके पास जो भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट की रिपोर्ट है आपके पास, वो आप भेजिए ग्रुप में, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, जी सर। ताकि आपको ये पता चले कि हाँ नफा में आपको आगे क्या मिलने वाला है। इसीलिए हमने नाम रखा है न्यूरोथेरेपी ऑथेंटिक फॉर्मूला एनालिसिस विथ डिजीज डिकोड। ये तो प्रकाश सर कल के लिए सही रहेगा ना सर? जी सर। नहीं, मैं सर बीच में सर सुन नहीं पाया, मैंने माइक को ऑफ कर दिया था थोड़ा सा, मतलब बेटे से मैं कुछ बात कर तो रहा था। म- मैं सर सुन मैं नहीं ये पाया। कह मैं हम्म। ये कह रहा सर कि कल हमारा 1.5 घंटे का क्लास है, जिसमें शुरुआत के आधे घंटे के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस से एक बार रिवाइज करके, जिस पीडीएफ के थ्रू मैं बता रहा था वो कुंदन सर की बनाई हुई है,
तो उस जी पीडीएफ को हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 1 घंटे में हमारे जितने भी सेशन हुए उस सेशन से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, बिल्कुल या बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। जो भी किसी भी नहीं नहीं, क्रिटिकल पेशेंट की ये सही रिपोर्ट है, रहेगा, ये सही रहेगा, वो आप क्योंकि शेयर कीजिए, अभी हम तक उस क्या है पे ना, बात करेंगे। 3-4 दिन में जो भी कुछ बताया है आपने, अब उससे संबंधित कई सारे लोगों के मन में कुछ क्वेरीज होंगी, पक्का होंगी। तो वो हम क्वेरीज पर ज्यादातर टाइम टाइम देंगे हम। और शुरुआत के आधे घंटे एक बार रिवीजन एकदम रैपिड फायर की तरह फटाफट वो करते चले जाएंगे। अब बाद में उस पर हम डिटेल में कोई भी क्वेरीज को लेंगे, जिसमें जो भी फॉर्मूले हो या किसी भी प्रॉब्लम, मतलब डायजेस्टिक संबंध, सॉरी, डायजेस्टिक सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें किस तरह से डायजेस्टिक सिस्टम का कोई फॉर्मूला कैसे काम करता है वो, या फिर आपने जो पढ़ाया है उसके बारे में हम लास्ट के 1 घंटे टाइम देंगे। ये सब सही, ये सही है। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल अभी पूछ सकते हैं। सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग कॉलन में जो अपना ये मूवमेंट होता है, तो उस समय आपने बताया था यूडीएफ के समय पे यूडीएफ के साथ में ये एलएसटीएफ फॉर्मूला देते हैं। यूडीएफ के साथ नहीं प्रभु, नॉर्मल एज ए नॉर्मल नैन के के साथ। साथ ही। हाँ, पहले नॉर्मल एज नॉर्मल देते, फिर एलएसटीएफ देंगे ना। हाँ, आपको उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट हाँ, एलएसटीएफ दे नॉर्मल देंगे के ना बाद तो फिर, देना एलएसटीएफ। हाँ, नॉर्मल हाँ अजय नॉर्मल के बाद देना है एलएसटीएफ। अगर आप पेशेंट आया और हाँ डायरेक्ट अगर आप एलएसटीएफ ट्रीटमेंट दे देते हैं तो हमारा डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वहां पे इतने प्रेशर्स क्रिएट होते हैं कि आपके मतलब रेक्टम के फेस पे या फिर सिग्मोइड कॉलोन के इंटरनल वाले फेस पे कहीं भी कट्स लगने के चांसेस बनते हैं, जिससे कि एनल फिशर और एनल फिस्टुला बनते हैं, फिर बाद में वही मतलब पाइल्स बनते हैं, जिसे आम भाषा में आप बवासीर कहते हैं। तो अगर सर डायरेक्ट बेटर आप है कि ट्रीटमेंट दे दिया तो। सेफ साइड के लिए आप नॉर्मल अजय नॉर्मल पहले दें, देन फिर एलएसटीएफ दें। क्योंकि नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे तो उससे पेट की पेरिस्टोसिस मूवमेंट में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी आपके डिसेंडिंग कॉलोन की तरफ आएगा। देन फिर वो बहुत अच्छा काम करेगा कि वो एलएसटीएफ को सपोर्ट अच्छे से करेगा, वहां पे फिशर या फिस्टुला बनने के चांसेस कम आएंगे, बहुत न के बराबर आएंगे। बोलिए, किसी और का कोई प्रश्न? सर जैसे कि एक ये ल्यूकोबोरिन बोल के एक विटामिन बी 9 का फॉर्म फॉर्म होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हम कैसे कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से? मतलब ल्यूकोबोरिन बोल के एक फोलेट होता है ना, विटामिन बी 9 का एक्टिव फॉर्म। जैसे कि ये अब ये ऑटिस्टिक बच्चे लोग ज्यादा होते हैं, उसमें ये विटामिन बी 9 का फोलेट फॉर्म कम ही होता है बोलता है, इसलिए मार्केट में अभी कंज्यूमशन, ये ल्यूकोबोरिन टैबलेट का कंज्यूमशन बढ़ रहा है ना मार्केट में। तो हमारा ये न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इसका एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ आइडिया मिल सकता है? आप कह रहे हो कि विटामिन बी 9 फ्लोइड, विटामिन, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। हाँ, विटामिन बी 9 का एक्टिव फॉर्म होता है हम्म, ल्यूकोबोरिन। वही जैसे है कि जो आप बोल रहे हो, वही है। विटामिन बी 12 हो, विटामिन बी 9 हो, बी 6 हो, बी 3 हो या बी 1 बी 2 कोई भी हो, विटामिन है, उसका एब्जॉर्प्शन हमें अंदर बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन तभी अच्छा होगा जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। सिंपल सी बात है, एब्जॉर्ब होने वाली है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब हो रहा है और उसका ट्रैक टूटा हुआ है, तो वो बॉडी के अंदर नहीं जाने वाला। मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन सही वे में तब काम करता है जब लीवर भी फिट होता है। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको विटामिन फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट आपको पता होगा ऑलरेडी। पेशेंट को जब भी इस केस में आप विटामिन फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट देंगे तो विटामिन फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट का लीवर ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। बंद आंखों से, मैं अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं इस चीज को बंद आंखों से एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि बंद आंखों से जब इनका आप अल्फा वेव में आते हैं ना, तो अल्फा वेव में आने के बाद वो सारी पिक्चर्स आपके पास क्रिएट होनी शुरू होती है गुरु जी की कृपा से। आप उस चीज को रिमाइंड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीजें आनी शुरू होती है। जब वो आएगी तो परफेक्ट वे में काम कर पाएंगे। विश्व तो प्रकाश सर, सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
वन सर पॉइंट इनका दिया जाएगा इनका सर मैं वन सवाल मैं समझा नहीं, मतलब ये क्या पूछना चाह रहे थे B9 का, मैं सवाल ये समझा नहीं। पूछ रहे थे सर कि बॉडी में विटामिन B12, B9 या नहीं, फिर कोई भी विटामिन जो है जैसे उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या करना चाहिए। मैं क्या पूछने चाह रहा था, जैसे कि अब विटामिन B9 बोल के तो फोलिक एसिड हो गया है उस पे। जैसे कि सेरेब्रल फोलेट डिफिशियंसी बोल के एक कंडीशन होता है, वो फोलिनिक एसिड को मॉडिफाई क्या बोलते हैं, एक्टिव फॉर्म को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये ल्यूकोबोरिन बोल के कोई मेडिसिन मार्केट में मिल रहा है, ये ऑटिज्म वाले बच्चे लोग को बहुत कंज्यूम करा रहे हैं कि ये मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके फोलेट को उधर पहुंचाएगा। और न्यूरोथेरेपी में कोई ऐसा रहेगा माध्यम कि वो चीज हम कर पाए, यही पूछ रहे थे हम। समझिए, मैं आपके सवाल समझ गया। चल में क्या है ना कि कोई भी सब सॉरी कोई भी विटामिन आप जो कुछ भी बॉडी में कम है, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के खाने में वो विटामिन नहीं है। सपोज कीजिए आप विटामिन 9 की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपकी बातों को ही मैं ये लेता हूँ। अगर उस बच्चे के बॉडी में विटामिन 9 की डिफिशियंसी से अगर उसको ऑटिज्म हुआ है, तो इसका मतलब उनके घर में उस टाइप का कोई खाना बनता ही नहीं है जिसमें विटामिन 9 B9 हो। तो इसका मतलब कि और भी लोगों को वहां पर ब्रेन में प्रॉब्लम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। तो अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप कहीं से भी आर्टिफिशियल आप B9 के बॉडी में जितना भी डालिए, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इसके लिए बॉडी का सेटअप करना जरूरी है और एब्जॉर्प्शन के पावर को बढ़ाना जरूरी है। तो नॉर्मल डाइट जिसमें विटामिन B9 जो मिलता होगा वो ऑटोमेटिक बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट देने से कुछ नहीं। आर्टिफिशियल सप्लीमेंट कब 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 काम में आता है? जब सडनली सडनली बॉडी डाउनफॉल में चली जाए किसी भी कारण से, और पर्टिकुलर एक विटामिन की कमी चली आई, तो उसको आप बूस्ट करने के लिए उस टाइम पर टेम्पोररी सप्लीमेंट देकर आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बार बार वो विटामिन कम हो रहा बॉडी में, इट मीन्स कि आपको उससे विटामिन की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और उसमें स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपका गैस आई और 20 राउंड एरो, मतलब सॉरी 20 नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम राउंड एरो काम में आने वाला है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट है कि किस टाइप का पेशेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम है। अब आपने जो ये बात बताई इसके बारे में एक बार डिटेल में एक बार पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने जो बताया ये यही चीज होगा। लेकिन विटामिन B9 जो है ये कैसे ऑटिज्म पर ये काम कर रहा है इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसके में हम आइडिया ये करेंगे। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर और सर एक बात इसमें एक बात और सर एक बात और एक बात एक बात सर और इसमें सर हम क्लियर कुछ बोल बता दूं सकते आप लोगों को भी। अभी सर ने तो बता दिया ना, गैसाई और राउंड एरो। मैं भी ये चीजें बोलने वाला था, बट मैं ये चीजें इसलिए नहीं बोला ना, क्योंकि ये चीजें कंडीशनल अलग अलग यूज होती है। और इन सब चीजों में लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लीवर सारी चीजों को अपने अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो जब एब्जॉर्बेशन चाहिए तो विटामिन फॉर्मेशन जहाँ पे आप बता रहे हो विटामिन B9 फॉलिक एसिड से रिलेटेड, तो वो विटामिन B9 राइट साइड की पार्को में बनता है, तो हम पार्को का राइट साइड विटामिन फॉर्मेशन ट्रीटमेंट देंगे और वो एरिया हमारे लीवर के साथ टचअप में आता है। तो उस एरिया की तरफ ब्लड एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैंने आपको लीवर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया। ओके, थैंक शालिनी यू जी सर। सर आप इसमें हम कुछ शालिनी जी ओपिनियन दे सकते हैं। ये सर इसमें बी नाइन ओपिनियन का हम दे सकते हैं। B9 का जहां पर आपने ये पढ़ा है ना, अगर उसके अगर उस पर कोई आर्टिकल है आपके पास, तो आर्टिकल आप विवेक सर को भेज दीजिएगा, तो हम ठीक है। डिटेल में एक बार पढ़कर हम भी थोड़ा थोड़ा समझे और आपको डिटेल में कुछ समझा पाए। ठीक अगर है ऐसा सर। कोई आर्टिकल है तो आप विवेक सर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर सर। इसमें ओपिनियन हम दे सकते हैं सर, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बिल्कुल बोलिए निश्चल जी बोलिए। सर ये जो भी ऑटिज्म का जो भी है प्रॉब्लम है या कोई भी रीजन हो, हम कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं और वो ऑरली यदि हम लेते हैं तो फुल जो है ना वो डाइजेशन का जो है ना प्रॉपर रोल को उसको अदा करना पड़ेगा। मतलब उसका पचना होना, एब्जॉर्बेशन होना,
यदि हमारा एब्जॉर्वेशन यदि नहीं होगा तो हम कितना भी अधिक मात्रा में यदि हम वो B9 या ये विटामिन B9 ले लेंगे, उसका एब्जॉर्वेशन नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, हैवी डोज यदि लेंगे तो एक लिटिल मात्रा में हमारा एब्जॉर्वेशन हो सकता है। यहाँ पर जो गए सर ने जो बताया कि गैस आई और राउंड एरो देने से क्या फायदा होगा, हमारा जहाँ तक दिमाग में आ रहा है कि चूंकि गैस आई देने से एब्जॉर्वेशन होगा और राउंड जब देंगे तो वो सारे CNS को जो है ना एक्टिवेट कर देगा, और CNS को एक्टिवेशन करने से हमारे ब्रेन में चूंकि हमारा केमिकल है वो ब्रेन में डायरेक्ट जो है ना वो चल जाएगा और उसकी जो है ना वो पूरा हो जाएगा और आर्टिफिशियल से ज्यादा ये काम करेगा सर। बहुत बढ़िया। अच्छी बात आपका है। आपका जवाब जवाब सुनकर बहुत मन प्रसन्न हो गया, बोलते ना गदगद हो गया मन। अच्छी बात है, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ ना आपको राइट विटामिन फॉर्मेशन और लीवर ट्रीटमेंट को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा मिल जाएगा। ये ना एक एक अलग विषय है। इसमें क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट पर हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। सबका अपना राय बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने भी दिया, आपने भी ने बताया, विवेक सर ने भी ने ये बताया। ये सब चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि बच्चा किस टाइप का है, इसके ऊपर खैर बिल्कुल। कभी बात करेंगे। अभी सर नो कंटिन्यू वरी। आप करिए। शालिनी जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ हाँ जी, तो आपने UDF LSTF ये सब बताया, और किस उसमें हम राउंड नॉर्मल यूज करेंगे? मतलब राउंड नॉर्मल हम किस चीज के लिए स्पेसिफिकली यूज करेंगे? आपने एज नॉर्मल का बताया, LSTF का बताया। किस राउंड केस के नॉर्मल। बारे में? हाँ किस हाँ, केस के बारे में? डाइजेशन में ही। कॉन्स्टिपेशन का सर। डाइजेशन? डाइजेशन में देखो, राउंड नॉर्मल का डाइजेशन पे रोल नहीं है। मतलब राउंड एरो, सॉरी राउंड एरो जो आप बोल रहे हैं ना, कि राउंड राउंड एरो नहीं नॉर्मल। बोल रही हूँ, राउंड नॉर्मल। राउंड राउंड नॉर्मल नॉर्मल। राउंड वो भी नॉर्मल तो जो ट्रीटमेंट देते हैं पेरिस्टॉल्सिस ना इंक्रीज हाँ, करता है ना। पेरिस्टोसिस से, हाँ पक्का पक्का। हाँ हाँ एक्चुअली दोनों वर्ड्स है, राउंड नॉर्मल। अभी थोड़ी देर पहले राउंड एरो की बात हुई ना, इसीलिए हाँ मैंने हाँ दोबारा हाँ कंफर्म किया। हाँ। राउंड नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है ना, वो हमारे स्टमक से लेकर हमारे पूरे सिग्मोइड कॉलम तक, सिग्मोइड हम्म। कॉलम तक के एक्टिविटी को एक साथ कंट्रोल किया जाता है, पूरा का पूरा। हम्म। मतलब इस गैस ओनली, गैस आई, उसके बाद फिर राइट ओवरी, फिर लीवर, फिर उसके बाद गॉल, गॉल पर स्प्लीन, फिर म्यूकस, फिर लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी के बाद WT। इस चीज हम्म। में मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके आगे और बढ़ गया। WD देने के बाद 2S4S5, देन उसके बाद फिर 6AD। मैंने ये कॉम्बिनेशन खुद से ऐड किया, क्योंकि जब भी टू राउंड एस फोर राउंड नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2S4S5 इस कॉन्सेप्ट पे ऐड हुआ। लेफ्ट ओवरी देने के बाद WD देने के बाद 2S4S5, देन 6ADR। S4S5 ऐड करने का मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग जब भी स्टूल पास करते हैं ना, तो स्टूल पास करने के बाद आपका यूरिन भी पास होता है, दोनों साथ साथ होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ स्टूल पास करें और यूरिन पास होए ही ना। ऐसा होता है क्या? सर। सारे लोगों का होता है, स्टूल भी पास होता है, यूरिन भी पास होता है, लेकिन आप यूरिन स्पेशली पास करना चाहते हो तो स्टूल नहीं पास होने वाला। मतलब रेक्टम के पास जो प्रेशर पड़ता है ना, वो यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण S4S5 मैंने वहां पे ऐड किया WD देने के बाद। मतलब नाभि के नीचे के हिस्से को जब हम एक्टिवेट कर दिए, यानी कि हमारा स्पेसिफिक, हम उस ट्रीटमेंट में रेक्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं ड्यू टू पेरिस्टोसिस मूवमेंट, पेरिस्टोसिस मूवमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग। तो फिर हमने S4S5 यूरिनरी ब्लैडर को भी एक्टिवेट किया। दोनों बैलेंस हुए, मतलब बॉडी से वेस्टेज बाहर निकलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बॉडी को। तो उस पर्पज से 2S4S5 छोटा सा पॉइंट मैंने एक और ऐड किया, और रिजल्ट उसमें और अच्छे आने मिले। बहुत बड़ा तो चेंजिंग ये नहीं है, लास्ट में सिंपल लिखा एक है छोटा सा कि चेंजिंग है। तीनों 2S5 लास्ट में ऐड करना है 2 मिनट के गैप के बाद, या फिर साथ में, कंटिन्यू, या तीनों सारे में स्टेज में? कंटिन्यू, कंटिन्यू सब में कंटिन्यू है, विदाउट एनी एक गैप। साथ। 2S4S5 के बाद फिर 6ADR, ये चीज है। बिल्कुल। और एक चीज जो आप बता रहे हैं ऑटो इम्यून का,
वो कहाँ पे है रिकॉर्डिंग? मेरे यूट्यूब नाफा चैनल वाले पे ग्रुप पे तो आपने, नहीं है। यूट्यूब नहीं, उस उसमें नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल जो कमौथी आरोग्यम के नाम से, उसमें ऑलरेडी वो वीडियो डाली हुई है। अच्छा अच्छा, उधर से जाके उसमें एक्सेस कर। डाली हुई है, वहां पे डाली अच्छा, हुई है। आपने तो जो भी सब्सक्राइब किया होगा तो रिकॉर्डेड आपको मिल आएंगे जाएगा। वहां देखना पड़ेगा। हाँ, वो उस पे मिल जाएगा। बाद बाकी नफा की क्लास की रिकॉर्डिंग नफा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर की जाएगी। ओके, मतलब ये नफा से वाली रिलेटेड जितने रिकॉर्डिंग उसी पीडीएफ में है वो आएगी। सब चीज। ये वाली रिकॉर्डिंग ओपन पब्लिकली जा रही है, यूट्यूब पे जा रही है। अगर अच्छा आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर है हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो है। हाँ, तो उसमें मिल जाएगा, आपको इजी वे में सर मिल जाएगा। आप ना और ये क्लासेस रोज है क्या? नहीं, ये क्लासेस हमारा तो कल एक ओपन डिस्कशन है, उसके बाद फिर फ्राइडे को जो नफा की क्लास होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस कब अनाउंस होगी वो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को बता दूं जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, ये तीन जो 3S की एक्टिविटी आप जो देख रहे हैं ना, 3S, ये तीनों हमारी स्टूडेंट हैं। तीनों का नाम है शालिनी, शारदा और सोनलता। इतनी एक्टिव ये इन्हीं इसीलिए है क्योंकि ये सारे लोग फोकस करके अपनी कोडिंग एक्टिवेट रखती हैं और इतने सारे क्वेश्चन बम्बार्ड करती हैं हमारे ऊपर। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो मैं इनका आंसर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे बने, ताकि एज फैक्टर ना हो। सोनलता छोटी एज में है, बाद बाकी शालिनी जी आपके सामने हैं और शारदा जी हैं, वो भी ऑलरेडी हमसे भी काफी बड़ी हैं, सीनियर हैं उम्र में, बहुत अनुभव है इनको। मैंने जिंदगी के बहुत कुछ तजुर्बे भी इनसे सीखे हैं। तो फिर भी इस एज में भी लर्निंग एटीट्यूड है, तो ये क्वेश्चन बम्बार्ड हम पे करती हैं, सीखती हैं, लिखती हैं। तो इसलिए आप सब भी अगर सीख रहे हैं तो प्लीज लिखिए। मैं सही बोल रहा हूँ? आप तीनों लोग हैं, अनम्यूट करके बताइए। जी बिल्कुल। जी सर। सर आप ही से सीखने को मिला है ये सब। अपने पास कहाँ एटीट्यूड था पहले। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि सीखना है सर तो मेरे मतलब लिखना है। बताइए, किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो एनीवन, वरना फिर सर क्लास को हम क्लोज करेंगे। सर एक क्वेश्चन सर। हम्म। सर अभी आज बोला गया ना कि कॉन्स्टिपेशन के लिए एलएसटीएफ पहले ना देके पहले नॉर्मल एज ए नॉर्मल देना चाहिए, लेकिन नॉर्मल एज ए नॉर्मल की जगह पर अगर राउंड नॉर्मल देने के बाद अगर एलएसटीएफ दिया जाए तो दोनों कंडीशन में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि बराबर बेनिफिट मिलेगा? राउंड नॉर्मल के साथ देंगे तो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। अच्छा। सोने पे सुहागा वाला काम ठीक। करेगा। यही है एक अच्छे स्टूडेंट्स की सर पहचान। सर इसको जो देने का अपने समय केवल कॉन्सेप्ट में भी रात ही दे होता है सकते हैं। क्या? सर नहीं, केवल दिन रात, में भी दे सकते हैं, दिन में भी दे सकते हैं। दो रात टाइम या में एक देने टाइम? वाले 2 बार 3 बार आप दे सकते हैं, 3 बार या 4 बार भी दिया जा सकता है, 4 घंटे के गैप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें कॉन्स्टिपेशन तो होना है तो आप 4 घंटे के गैप पे भी इसको दिन में 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं। सुबह 8, दोपहर के 12, शाम के 4, रात के 8 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इतना देने के बाद पेशेंट को रात में नींद अगर आ रही है तो उसको पॉटी करने के लिए उठना पड़ गया तो उसकी नींद खराब होगी, तो उसको वो जरूर एक बार गाली देगा, ट्रीटमेंट कर दिया, रात को मेरी नींद नहीं आई, मेरे को पॉटी जाना पड़ता है, ये बात आ सकती है। लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक होगा, नहीं कोई सर, बात वो नहीं। रिलैक्स हो जाता है। हाँ। हाँ, रिलैक्स हो जाता है तो कोई बात नहीं होता है, ऐसा है। चलो ओके, क्लास यस को सर। क्लोज करते हैं, फिर कल की क्लासेस में हम सारे डिस्कशन करेंगे और ओपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको जितने क्वेश्चन पूछने हैं, जितने रिपोर्ट्स रखने हैं, पूछने हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलो ओके, आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद। सर। शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। थैंक यू। शुभ रात्रि, थैंक यू।